पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं कात्यायनी चतुर्वेदी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में आपके लिए। मटर की फसल में लगने वाले रोगों से फसल का बचाव, अधिक पैदावार के लिए सरसों की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य, दुधारू पशुओं की खरीदारी करते समय ध्यान देने योग्य जरूरी बातें, किसान भाइयों, इन दिनों प्रदेश में कड़ाके की ठंड के साथ वातावरण में नमी और आर्द्रता अधिक है, जिसके कारण मटर की फसल में उकठा और भभूतिया जैसे कई घातक रोग पनपने लगते हैं। और इन रोगों के कारण फसल की बढ़वार बाधित होने के साथ साथ फसल की उपज और क्वालिटी दोनों में गिरावट आ जाती है, जिससे किसानों को बहुत ज्यादा हानि उठानी पड़ती है। और इसलिए बेहद जरूरी है कि समय रहते इन रोगों की रोकथाम की जाए। तो फसल को इन रोगों से बचाने के लिए आप कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए इस बारे में जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर कुणाल प्रताप सिंह से। मटर जो है जनरली हमारे राज्य में रबी फसल में लिया जाता है और इसमें कुछ प्रमुख रोग आते हैं जो कि अगर इसका समय पर अगर इसका प्रबंधन नहीं किया गया तो यह हमारे उपज में बहुत कमी ला सकती है। अभी कुछ किसान भाइयों ने मटर की फसल लगा रखी होगी तो उनकी फसल में कुछ रोगों का प्रकोप हो रहा होगा, जिससे फसल की बढ़वार में रुकावट होती है और किसान भाइयों को काफी नुकसान भी होता है। तो अभी मटर की फसल में कौन कौन से रोगों का प्रकोप होता है, आइए जानते हैं। इसमें प्रमुख रोग आते हैं, अगर जब फसल लगाते हैं तो शुरुआत दौर में ही आते हैं। उसमें से आता है बीज गलन का आता है, जिसमें कि बीज जब बुआई करते हैं तो आपका बीज जो है सही से जर्मिनेट नहीं कर, अंकुरित नहीं कर पाता है। और अंकुरित कर भी गया तो वो बीज जो है सही से पौधा जो है खड़ा नहीं हो पाता है और पौधा थोड़े समय के बाद ही 1 महीने के अंदर ही पौधा गिर जाता है। दूसरा बीमारी है डाउनी मिल्ड्यू है। इस बीमारी में क्या होता है कि मटर के जो ऊपरी भागों में, पत्ती के ऊपरी भागों में जो है पीलापन आ जाता है और वो धीरे शुरुआत में पीला रहता है, बाद में भूरा रंग का हो जाता है और बाद में और भी बीमारी धीरे धीरे बढ़ती चली गई तो पत्ता सूख जाता है। समय से आने से पहले ही वो पत्ता सूख के गिर जाते हैं, जिससे यील्ड में जो है आपको बहुत कमी आ सकती है। मुख्य रोग हैं पाउडरी मिल्ड्यू, जिसको हिंदी में चूर्ण असिता भी बोलते हैं। ये बीमारी भी हम फंगस से होता है। इस बीमारी में भी जो है हम पत्ते के ऊपरी और नीचे दोनों भागों में जो है से जाला जैसा बना होता है, सफ़ेद जैसा जाला इसमें बन जाते हैं। इसको सबसे आसानी से इसको पहचाना जा सकता है। इसका समय पर रोकथाम नहीं किया गया तो ये पौधा जो है शुरुआत में जो है इसकी जो पत्तियाँ छोटी हो जाएंगी और धीरे धीरे पत्ता का जो नॉर्मल जो इसकी हाइट ऊंचाई होनी चाहिए मटर की वो नहीं पहुंच पाएगी और यो अंततः जो है सो यह आपके यील्ड को ही नुकसान पहुंचाएगा। किसान भाइयों, मटर की फसल में ब्रथुआ रोग का भी प्रकोप अधिक। इसके लक्षण पौधों की पत्तियों और तनों पर दिखाई देते हैं और धीरे धीरे पूरे पौधे पर फैल जाते हैं। तो आप इनकी रोकथाम किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं। इस बीमारी के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं जिनको आपको करना पड़ेगा, जैसे कि बीज का उपचारित करते हैं इसमें, जिसमें के लिए हम लोग बेवेस्टिन का इस्तेमाल या मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति केजी ऑफ सीड के लिए इस्तेमाल हम लोग करते हैं इसमें।
और दूसरी बात यह है कि जब भी हम जब फसल लगाएंगे, जिस फील्ड में लगाएंगे वो अच्छी ड्रेनेज व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छी सी सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। पानी का अगर फील्ड में रुक रहा है तो बीमारी आने की ज़्यादा संभावना हो जाती है। अगर बीमारी अगर शुरुआत में अगर दिखाई दे, लक्षण अगर दिखाई नहीं दे बीमारी का, तो आपको इसमें जो है मैनकोजेब का छिड़काव 2.5 ग्राम पर लीटर पानी में मिला के छिड़कना है, या आपको एक आती है दवा मैनकोजेब प्लस मेटालेक्सिल, रिडोमिल गोल्ड MZ के नाम से आती है, तो वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए 2 से 2.5 ग्राम पर लीटर जो है इस्तेमाल आप इसको कर सकते हैं, इसका छिड़काव कर सकते हैं। अगर एक छिड़काव पे दूसरे छिड़काव के बीच में 10 दिन, कम से कम 10 दिन का अंतराल रखें। 10 दिन से 14 दिन के अंतराल पर आप दूसरा छिड़काव कर सकते हैं, और लगभग 2 से 3 छिड़काव इसमें ज़रूरत पड़ेगी आपको बीमारी के रोकथाम के लिए। सल्फेक्स का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। साइप्रोकोनाजोल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं 0.05% के रेट के हिसाब से। साइप्रोकोनाजोल मार्केट में अलग अलग नाम से आता है, तो उसको इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने सरसों की बुआई कर रखी है, उनकी फसल अभी पुष्पन और फलियों की अवस्था में है। इस समय निरंतर तापमान में गिरावट के कारण विभिन्न क्षेत्रों में पाला गिरने लगा है, और ऐसे में सरसों की फसल को नुकसान होने की संभावना ज्यादा है, जिससे पौधे झुलस जाते हैं। अपनी फसल को पाले की मार से बचाने के लिए बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो मेहनत से बोई गई फसल बर्बाद हो जाएगी। तो इस तरह के नुकसान से सरसों की फसल को बचाने के लिए आप क्या करें, इस बारे में उचित जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर महेंद्र चौधरी। किसान भाइयों, इस समय सरसों की फसल में फलियां बन रही है, तो किसान भाइयों को चाहिए कि इस समय जो अच्छी सिंचाई कर दे इसमें, ताकि बाद में इसमें सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। शीत ऋतु में जब वायुमंडल का औसत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है या तापमान में अचानक गिरावट आ जाती है, तब फसल के पौधों की कोशिकाओं में उपस्थित जल बर्फ में परिवर्तित हो जाता है तथा कोशिकाओं के आयतन में वृद्धि होने के कारण कोशिकाओं में उपस्थित जीव द्रव्य नष्ट हो जाता है। इससे कोशिकाएं टूटकर मर जाती हैं तथा पौधे झुलसे हुए नजर आते हैं। अत्यधिक पाला पड़ने से पौधे की पत्तियां एवं टहनियां बर्फ एवं हिमकणों में ढक जाती हैं। फसलों पर कम तापमान के इस प्रतिकूल प्रभाव को पाला कहते हैं। इस समय जो सर्दी का मौसम है, और सर्दी के मौसम में जब फसल को अपन है जो ज़्यादा सर्दी पड़ेगी, जब तापमान 0 से नीचे जाने की स्थिति होगी, उस समय फसल को पाला पड़ सकता है, फसल को पाले से नुकसान पहुंच सकता है। यदि पाला पड़ने की संभावनाओं का मौसम विभाग द्वारा या फिर वायुमंडलीय परिवर्तनों द्वारा पूर्वानुमान लग जाए, तो कुछ उपायों द्वारा फसलों को इसके कुप्रभाव से कुछ हद तक बचाया जा सकता है। तो फसल को पाले से बचाने के लिए किसान भाइयों को ये चाहिए कि वो जहाँ तक हो सके, जहाँ सिंचाई की व्यवस्था है वहाँ पर हल्की सिंचाई दे, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर करे ताकि पाले का प्रभाव कम हो। उसके अलावा जहाँ पर पाला पड़ने की संभावना हो वहाँ पर वो खेत के चारों तरफ मेड़ पे घास फूस जलाएँ और धुआं करें, जिससे कि पाले का प्रभाव कम हो। किसान भाइयों, पाला हमेशा रात्रि के तीसरे पहर पड़ता है, उस स्थिति में पाले का प्रभाव होता है, तो हमें जो जब भी पाला पड़े उसमें खेत के चारों तरफ बाउंड्री पे धुआं कर दें। इसके अलावा पाला का अपन है जो रसायन का प्रयोग करके भी कर सकते हैं। उसके लिए सल्फ्यूरिक अम्ल आता है, उस सल्फ्यूरिक अम्ल का अपन प्रयोग करते हैं, 0.1% का स्प्रे करते हैं, तो उससे 10 से 15 दिन तक पाले का प्रभाव नहीं होता है। पाला अमूमन दिसंबर से फरवरी तक पड़ता है। उसके लिए हमें पाले से फसल को बचाने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल जो तनु होता है उसके 2 से 3 स्प्रे अगर अपन 10 से 15 दिन के अंतराल पर करते हैं तो पाले का प्रभाव कम पड़ता है।
थायो यूरिया का छिड़काव। थायो यूरिया के 500 ppm 1 लीटर में 500 मिलीलीटर थायो यूरिया का घोल फूल आने की अवस्था में 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव पाला सहन करने की क्षमता को बढ़ाता है। किसान भाइयों, इस समय जो फसल खड़ी है उसमें एफिड्स हो सकते हैं, चासिया हो सकता है, जो फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब मौसम में बादलों की स्थिति होगी तो फसल में मोला जो है, जिसको एफिड्स बोलते हैं, वो होगा। तो एफिड नियंत्रण के लिए कोई भी दवाई, चाहे वो इमिडा है, मोनोक्रोटोफास है, कोई भी दवाई जो अच्छी कंपनी की है, उस दवाई का किसान भाई है जो फसल पर एक सार स्प्रे करे। और स्प्रे करने के लिए ये है कि पूरे पानी का उपयोग करें, मतलब फसल के ऊपर इस प्रकार से दवाई का उपयोग करें कि पानी नीचे नहीं गिरे, ताकि दवाई का असर फसल के ऊपर हो। ये किस्म जो आप देख रहे हैं वो NRC DR2 है, भरतपुर की किस्म है, बहुत ही बढ़िया है और उत्पादन भी इसका बहुत अच्छा है। किसान भाइयों, सरसों का अच्छा उत्पादन लेने के लिए जब अपन ने ढंग से बुआई की है, अच्छा खाद दिया है और आवश्यकता अनुसार जो पानी दिया है, उस आधार पर किसान भाई कम से कम है जो 20 क्विंटल के आसपास प्रति हेक्टेयर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अक्सर ही पशुपालक या किसान पशु खरीदने के मामले में ठगी और धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं। बिचौलियों के चक्कर में फंसकर किसान महंगी कीमत पर दुधारू पशु तो खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि पशु से उतने दूध का उत्पादन नहीं हो रहा जितना बिचौलिए या व्यापारी ने बताया था। तब किसान ठगा हुआ महसूस करता है और आमदनी बढ़ाने के मकसद से खरीदा गया दुधारू पशु उसके लिए सिरदर्द और खर्चीला साबित होता है। इस तरह से दुधारू पशुओं के जरिए आमदनी बढ़ाने का सपना टूट जाता है। उस समय पशुपालक के पास हाथ मलने के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाता। इससे बचने के लिए जरूरी है कि किसान किसी दूसरे पर भरोसा करने के बजाय खुद दुधारू पशुओं को परखने की जानकारी हासिल कर लें। और इस बारे में जानकारी दे रहे हैं चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के डॉक्टर रामजी गुप्ता। किसान भाइयों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में आजकल बहुत सी स्कीमें चल रही हैं। सरकार के द्वारा कामधेनु है और इसमें मिनी, माइक्रो और बड़ी भी परियोजनाएं आ गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरत ये आती है किसान भाइयों कि यदि हम डेयरी शुरू कर लें, पैसा भी मिल गया है, तो एक अच्छे जानवर का चयन कैसे करें जिसका भविष्य में हमें फ़ायदा मिल सके। अक्सर देखने में आता है कि हमारे किसान भाई दुधारू पशुओं को खरीदते समय कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की अनदेखी कर देते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें आगे भुगतना पड़ता है। तो आप इस तरह की हानि से बचने के लिए पशुओं को खरीदते समय कौन कौन सी बातों को अमल में लाएं, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, आप सब जानते हैं कि ज़्यादातर जानवरों को हम अपने किसी स्थानीय बाज़ार से खरीदें, क्योंकि कभी कभी ये देखा जाता है कि आप कहीं बाहर से जानवर ले आते हैं तो जानवर जब घर पर ले आते हैं तो उसके अनुकूल जो है मौसम नहीं हो पाता है या परिस्थितियों में अपने आप को नहीं ढाल पाता है, जिसकी वजह से वो आपको जो वांछनीय उसका उत्पादन होता है वो आपको नहीं मिल पाता है। किसान भाइयों, जब भी आप जानवर को खरीदने जाएँ तो उस समय कुछ आप गलतियाँ भी करते हैं और पहले मैं उन्हीं की तरफ आपको इंगित करता हूँ। जैसे कि आप सबसे पहले क्या करते हैं कि आपका जानवर अगर प्रेग्नेंट है तो आप उसको लेना पसंद करते हैं। उस प्रेग्नेंट जानवर को लेने में आप ये समझते हैं कि यदि इसको हम अपने घर पर ले जाएंगे तो एक अगर कहीं पड़िया मिल गई तो मुफ्त की जो है हमें एक भविष्य की भैंस मिल जाएगी। लेकिन किसान भाइयों, इसको अगर आप सोचिए कि आपको अगर दूर से ले जाना है और आप लोडर या ट्रक में लेकर के आए हैं, कहीं पर उसको झटका लग गया, कोई चीज़ हो गई और वहीं पर एबॉर्शन हो गया, बच्चा गिर गया, तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत बड़े घाटे का सौदा हो जाएगा। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, इस सौदे में एक और परेशानी आती है कि आपको उस पर्टिकुलर जो पशुपालक होता है, जो बेच रहा होता है, वो जितना दूध बताएगा आपको उस पर ही बिलीव करना होगा, क्योंकि उस समय ये नहीं पता चल पाता कि वास्तव में दूध कितना दे रहा होगा। इसलिए किसान भाइयों, थोड़ा सा अगर महंगा भी मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप दूध देते जानवर को खरीदें। जब दूध देता जानवर आप खरीदेंगे तो उस समय ये क्या होगा कि आपको कम से कम पता चलेगा कि ये जो है जानवर कितना दूध दे रहा है। साथ ही साथ अगर उसकी कहीं वंशावली आपको मिल जाए तो वो जानवर आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा।
किसान भाइयों, यदि आप दूध देते हुए जानवर खरीद रहे हैं तो वहाँ भी कुछ एक सावधानियाँ आपको बरतनी चाहिए। जैसे कि क्या करते हैं कि किसान लोग जो है, जो विक्रेता होते हैं, मेला में जानवर लेकर के आते हैं, ये क्या करते हैं कि 1-2 दिन का दूध चढ़ा लेते हैं और चढ़ाने पर वो आपको बताते हैं कि ये 15 लीटर दूध दे रही है, लेकिन वास्तव में उसका दूध 7-8 लीटर होता है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप कम से कम 2 से 3 टाइम उसकी दुहाई जरूर कर लें। जब आप दुहाई कर लेंगे तो निश्चित रूप से उस जानवर की आपकी सारी हकीकत आपके सामने आ जाएगी। किसान भाइयों, डेयरी व्यवसाय को सफल बनाने में उन्नत नस्ल के दुधारू पशुओं का अहम योगदान रहता है। इसलिए आप इसी बात को ध्यान में रखते हुए दुधारू पशुओं की कौन सी उन्नत नस्ल का चयन करें तथा इसको आप पहचानेंगे कैसे, आइए इस बारे में भी जान लेते हैं। किसान भाइयों, जब भी हम जानवर खरीदें तो कुछ चीज़ें हम जरूर अपने दिमाग में रखें। पहली चीज़ कि पहला हम जानवर खरीद क्यों रहे हैं। मसलन हम दूध उत्पादन के लिए खरीद रहे हैं या घी उत्पादन के लिए खरीद रहे हैं। तो यदि आप दूध उत्पादन के लिए खरीद रहे हैं तो निश्चित रूप से अपने उत्तर प्रदेश बहुत ही उपयोगी है। इसके अतिरिक्त अगर घी उत्पादन के लिए तो भदावरी भैंस, जो आप देसी कहते हैं, जिसकी सींग बहुत बड़ी बड़ी होती है। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों देखिए कि जो मुर्रा भैंस है उसके कुछ लक्षण आप जान लीजिए। इसमें सबसे पहला ये लक्षण आता है कि सींग गोल, चौड़ी और ऊपर सर पे एकदम मुड़ी हुई ऐंठी होती है। ये सबसे बड़ा मुर्रा का एक प्रकृति होती है। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों फिर उसके बाद उसके जो है आप शरीर की बनावट को देखिए। जो शरीर का बनावट हो वो कम से कम तिकोना आकार का हो, मतलब कि यह है कि जैसे वी शेप्ड होता है इस तरह का, उल्टा वी, पीछे का धड़ चौड़ा और आगे का सकरा। इसके बाद किसान भाइयों आप उस जानवर के थनों को देखिए, अयन को देखिए कि अयन में किसी तरह का कोई सूजन तो नहीं दिख रही है। फिर उसके बाद उसके जो है थनों को आप चेक करिए। थनों को चेक करते समय ये देखिए कि चारों थन बराबर लंबाई के हों और बराबर दूरी पर हों। इसके बीच में आप अपने हाथों की उंगलियों को रख करके उस गैप को आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर इसके पश्चात किसान भाइयों आप जानवर के जो भैंस खरीद रहे हैं उसके पीछे जाके खड़े होइए और पीछे दोनों टांगों के बीच में देखिए कि उसका अयन कितना दिख रहा है। ये अयन जितना भी ज़्यादा बड़ा दिखेगा उतना ही उसके दूध देने की क्षमता होती है। यहाँ पर किसान भाइयों इस बात को जरूर याद रखिएगा कि आगे के गाय के थनों में दूध ज़्यादा होता है और पीछे के थनों में भैंस के दूध ज़्यादा होता है। तो इस तरह से यदि आप हमारे बताए हुए उपायों को अपनाते हैं तो निश्चित रूप में आप बिना धोखा खाए, बिना जो है हानि उठाए एक अच्छे जानवर का चयन कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है उमरी, जिला ललितपुर से रत्नेश कुमार जी ने। यह बटन मशरूम उत्पादन तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो रत्नेश कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों नमस्कार, मैं आज आपको बटन मशरूम की खेती के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। मशरूम जो है कि एक इंडोर क्रॉप है, इसको हम कमरों के अंदर लगाते हैं और इसके लिए आपको उपजाऊ ज़मीन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसकी खेती जो है करना बहुत ही आसान है, लेकिन इसके लिए आपको एक प्रशिक्षण की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जब भी हम मशरूम की खेती करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले तो है जहाँ भी हम मशरूम की खेती कर रहे हैं वो एरिया जो है, वो स्थान जो है आपका सड़क के नज़दीक होना चाहिए। वहाँ पे जो है पानी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए और बिजली का भी उचित प्रबंध होना चाहिए। और जो भी हमारी सामग्री खाद बनाने के लिए या कुछ और चीज़ों के लिए लगती है वो है अच्छी मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए। अगर हम बटन मशरूम की खेती की बात करते हैं तो उसकी खेती जो है हम 4 चरणों में करते हैं। सबसे पहले आता है कंपोस्ट बनाना या जिसको हम खाद भी कहते हैं। दूसरे नंबर पर आता है आपका स्पॉन या जिसको बीज भी कहते हैं। तीसरे नंबर पे आता है केसिंग। चौथे नंबर पे आता है आपका क्रॉप मैनेजमेंट, कैसे अपना फसल का रखरखाव करना है। तो सबसे पहला स्टेप आता है इसमें आपका खाद बनाना या कंपोस्ट बनाना। कंपोस्ट बनाने की वैसे तो बहुत विधियां हैं, लेकिन हमारे भारतवर्ष में यहाँ 2 विधियां जो है मुख्य रूप से प्रचलित हैं। एक है लंबी विधि और दूसरी है छोटी विधि। किसान भाइयों, बटन मशरूम की खेती का मुख्य आधार कंपोस्ट खाद है। तो दीर्घ अवधि विधि में कंपोस्ट बनाने के लिए आवश्यक सामग्री है गेहूं का भूसा 300 किलोग्राम, गेहूं का चोकर 15 किलोग्राम, केसीएन 9 किलोग्राम, एसएसपी 3 किलोग्राम, एमओपी 3 किलोग्राम, यूरिया 3 किलोग्राम, जिप्सम 30 किलोग्राम, फ्यूरोडॉन 30 ग्राम और इन सभी को मिलाकर फर्श पर ढेर बना लेते हैं। इसके बाद इसकी पलटाई करते हैं।
प्रथम पलटाई छठे दिन और दूसरी पलटाई 10वें दिन, तीसरी पलटाई 13वें दिन और इसके बाद 16 व 19 और 25वें दिन करते हैं। इस प्रकार से कंपोस्ट तैयार होता है। जब हम लंबी विधि से खाद बनाते हैं तो उसमें खाद बनाने में हमें कम से कम 28 से 30 दिन लग जाते हैं और जो छोटी विधि है उसमें खाद बनाने में हमें 18 से 20 दिन लग जाते हैं। और दोनों विधियों में फ़र्क ये है कि जो लंबी विधि है उसमें जो खाद है आपकी खुले में बनती है। खुले का मतलब है शेड में बनेगी, कंपोस्ट यार्ड में बनेगी, जहां आपका जो पक्का फर्श है उसके ऊपर ही हम खाद बनाते हैं और पूरी प्रक्रिया आपकी खाद बनाने की पक्के फर्श के ऊपर ही पूरी होती है। जब हमारी खाद में मीठी सी खुशबू आती है फिर हमें समझना चाहिए कि हमारी खाद जो है अब स्पॉनिंग के लिए तैयार है, बिजाई के लिए तैयार है। और तैयार कंपोस्ट को फसल कक्ष या घर में बांस के बने 4 सतह के रेक में पॉलिथीन बिछा देते हैं। इसके बाद इसके ऊपर रैकों में 6 से 9 इंच तक कंपोस्ट भरते हैं। किसान भाइयों, इसके बाद बात आती है मशरूम की स्पानिंग या बिजाई की। तो इसके लिए 1 कुंटल कंपोस्ट में स्पान 600 ग्राम से 750 ग्राम अच्छी प्रकार मिलाया जाता है और ये कार्य बहुत ही सावधानी पूर्वक करें। तो फिर क्या होता है कि कुछ दिनों में ही 12 से 15 दिनों में जो है 15 दिनों में जो है हमारा जो बीज है पूरा हमारा खाद में फैल जाएगा और खाद को अगर हम देखेंगे तो खाद हमारी सफ़ेद रंग उसमें चढ़ जाएगा। सफ़ेद रंग के जो माइसीलम है, जो फंगस के जो धागे हैं उसके ऊपर पूरे फैल जाएंगे। फिर हमें समझना चाहिए कि स्पॉन रन जो है हमारा कंप्लीट हो गया है और उसके ऊपर जो है केसिंग परत चढ़ाते हैं। तो केसिंग परत क्या होती है? केसिंग जो है एक किस्म की मिट्टी होती है, मिट्टी और गोबर का मिश्रण होता है 1:1 की रेशो में, बराबर मात्रा में हम छानी हुई मिट्टी लेते हैं और 2 या 3 साल सड़ा हुआ गोबर लेते हैं, उसको छान लेते हैं और उसको बराबर मात्रा में मिक्स करके और पास्चराइज करके हम उसकी 3 से 5 सेंटीमीटर मोटी परत जो है इन बैग्स के ऊपर चढ़ाते हैं। तापमान हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही रखते हैं। फिर क्या होता है, दोबारा जो है 10-12 दिन के अंदर जो है हमारा जो माइसीलियम है फंगस का वो मिट्टी के ऊपर फैल जाता है और मिट्टी भी हमारी सफ़ेद रंग की हो जाती है। फिर उसके बाद जो है इसमें पीनिंग होना स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद जो है डेली तो हम इसमें पानी भी देते रहते हैं। जो कमरे का तापमान है फिर हम कम ले आते हैं, इसको 14 से 18 डिग्री ले आते हैं, 18 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसमें ताज़ी हवा का प्रवेश कराते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इसमें पीनिंग अप की स्टार्ट हो जाएगी मशरूम की और इसमें छोटे छोटे मशरूम निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो है फिर डेली हम इसमें पानी स्प्रे देते रहेंगे कमरे में, मतलब बैग्स में, और नमी बरकरार रखेंगे कमरे में। कम से कम 85% के करीब इसमें नमी रखते हैं कमरों में और तापमान जो है फ्रूटिंग के टाइम 14 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे। फिर उसके बाद जो है हमारी इसमें क्रॉप आना स्टार्ट हो जाएगी। अब बात आती है किसान तैयार मशरूम की तुड़ाई किस तरीके से करें कि अधिक फायदा हो। इसके बारे में सुझाव के लिए मिलते हैं। और 5-7 दिनों में ही जब ये 4 से 5 सेंटीमीटर व्यास का आपका मशरूम हो जाए तो हम हल्का से इसको घुमा के मशरूम को तोड़ लेते हैं और इसका नीचे वाला पोर्शन चाकू से काट के हम इसकी पैकिंग जो है पॉलीथीन के थैलों में 200 या 250 ग्राम या आधा किलो के हिसाब से इसकी पैकिंग करते हैं और उसके बाद हम इसको मंडियों में बेचने के लिए ले जाते हैं। निःशुल्क फोन संपर्क सेवा की इसी कड़ी में दूसरा प्रश्न पूछा है बाली बागपत से महावीर प्रसाद ने। यह गुलाब की खेती पर शासन द्वारा मिलने वाले अनुदान के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो महावीर प्रसाद जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। भाइयों, एकीकृत बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत कट फ्लावर में गुलाब की खेती करने के लिए या रजनीगंधा की खेती करने के लिए इस पर अनुदान का भी कार्यक्रम है। और मैं आपको ये बताऊं कि एकीकृत बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत इसकी मानक लागत 1 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर की रखी गई है और हमारे जो किसान भाई लघु सीमांत श्रेणी के हैं उनको इसमें 40% अनुदान यानी 40,000 रुपये अधिकतम प्रति हेक्टेयर इसमें अनुदान किसान भाइयों को दिया जाता है और यह अनुदान उनके पौधरोपण की कीमत के ऊपर उनको दिया जाता है। कृषि कार्य में किसान भाई अपने पास से इसको वो करते हैं और जो हमारे किसान भाई जो बड़े किसान हैं जो अन्य श्रेणी में आते हैं 2 हेक्टेयर से ज़्यादा जिनके पास ज़मीन है उन किसान भाइयों को 25% अनुदान इसमें दिया जाता है और लगभग 25,000 रुपये ये प्रति हेक्टेयर का अनुदान उन किसान भाइयों को दिया जाता है। किसान भाई इस कार्य में सम्मिलित होने के लिए, इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए अपने नज़दीकी जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय से या अपने उद्यान कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
किसान भाइयों को इसके लिए पहले अपना ऑनलाइन पंजीकरण जो कि कृषि विभाग के पोर्टल पर जाकर upagriculture.com पर जाकर अपना ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा, जिसमें अपना पूरा विवरण वो भरेंगे और कट फ्लावर की खेती के लिए फसल के अनुसार वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। उसके बाद उनका चयन फाइनल किया जाएगा, उनको स्वीकृति पत्र जारी किया जाएगा और जो उन्होंने पौधरोपण किया है उसके रसीद कागज पत्र जो है सब जमा करने के बाद उनके अनुदान की कार्रवाई की जाएगी। यदि किसान भाइयों को ऑनलाइन पंजीकरण कराने में कहीं परेशानी हो रही है तो कार्यालय जिला उद्यान अधिकारी से संपर्क करके वहां पर आवेदन पत्र और जो भी उसके आवश्यक प्रपत्र हैं, भूमि के प्रपत्र, बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी, अपने आधार या अन्य किसी आईडी की फ़ोटोकॉपी के साथ वहां पर प्रपत्र जमा करके अपना पंजीकरण करा लें जल्द से जल्द। किसान भाइयों, हमारे वाराणसी क्षेत्र में काफ़ी किसान भाइयों ने अपने गुलाब पौध का रोपण कर रखा है और यहाँ पर उसकी मार्केट भी बहुत अच्छी है। जो भी हमारे बड़े बड़े शहर हैं, जैसे जो है लखनऊ हुआ, सहारनपुर हुआ, जो गाज़ियाबाद है, यहाँ पर इन फूलों की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और जो ये मौसम अभी शादी ब्याह का जो मौसम होता है उस समय इन पुष्प गुच्छों की मांग, बुके की मांग बराबर बनी रहती है और उसके लिए हमारे किसान भाई इससे बहुत ही अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो हमारा पता है प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512 और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए p18annadaataup@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर यानी कि 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अच्छी क्वालिटी की भरपूर उपज के लिए मसूर की फसल में जरूरी प्रबंधन, थायो यूरिया का गेहूं की फसल में उपयोग करके बढ़ा सकते हैं उत्पादन। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।